आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। और इस टाइप के जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी इफ़ेक्टिवली पढ़ें। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं तो उन्हें हम पढ़ने में हम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उन्हें हम एक बार पढ़ते हैं और अगर एक बार में क्लियरली समझ नहीं आता है तो हम उसे अगेन अगेन पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन को हम एक बार में इफ़ेक्टिवली पढ़ें ताकि क्वेश्चन हमें ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है द रेट एट विच अ पर्टिकुलर डीके प्रोसेस अकर्स इन अ रेडियो सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ radioactive nuclei present. ठीक है, if n is the number of radioactive nuclei present at some instant, the rate of change of n is dn by dt is equal to minus lambda n. Consider a radioactive decay of A to B which may further decay either to x or to y. Lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are decay constants for A to B decay, B to x decay and B to y decay respectively. If at t equal to 0, number of nuclei of A, B, X and Y are n0, n0, 0 and 0 respectively, and n1, n2, n3, n4 are number of nuclei of A, B, X and Y at any instant, then rate of accumulation of B at any instant will be. देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक हमें ये जो डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा कि कोई एक रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारे पास ए, वो जब डीके हो रहा है बी में विद डीके कांस्टेंट लैम्डा 1, और जो बी है वो फर्दर डीके हो रहा है आइदर एक्स में और वाई में जिनके डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2 और लैम्डा 3। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एट टी इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, बी, एक्स एंड वाई आर एन नॉट, एन नॉट, 0 एंड 0। तो ए का जो इनिशियली था वो था एन नॉट, बी का भी इनिशियली एन नॉट था और x और y का जो इनिशियली था वो था 0 0। ठीक है, और अगर हम y की बात करें, सॉरी t इक्वल किसी टाइम इंस्टेंट t की बात करें तो जो हमारा a था वो था, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, किसी टाइम t पे a का जो नंबर था वो था n1, b का था n2, x का था n3 और y का था n4। ठीक है, अब हमसे इसने पूछा है कि रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी एट एनी इंस्टेंट विल बी। देखो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होगी, जो ये पार्टिकल सॉरी ये जो मटेरियल हमारे पास बी, इसकी रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होगी कि जिस रेट से ये फॉर्म कर रहा है, जिस रेट से बन रहा है माइनस जिस रेट से ये डीके हो रहा है। तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी ये कितना होगा हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डीके ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ डीके ऑफ बी, देखो रेट ऑफ डीके ऑफ बी जो होगी वो वही होगी जो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स और वाई होगी, क्योंकि बी के डीके होने से ही एक्स और वाई फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डीके ऑफ बी या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डीके ऑफ बी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है वो वही होगा जो कि रेट ऑफ डीके ऑफ ए होगा, क्योंकि ए के डीके होने से ही बी फॉर्म हो रहा है। तो ए जिस रेट से डीके होगा उसी रेट से हमारा बी फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डीके ऑफ ए। तो रेट ऑफ डीके ऑफ ए हमारा क्या होगा, रेट ऑफ डीके ऑफ ए हो जाएगा हमारा किसी टाइम इंस्टेंट टी पे, वो हो जाएगा हमारा, इसका नंबर क्या है किसी टाइम इंस्टेंट टी पे n1 और डीके कांस्टेंट है लैम्डा 1। तो इसका रेट ऑफ डीके कितना हो जाएगा, ए का रेट ऑफ डीके हो जाएगा हमारा n1 n2 लैम्डा 1, ये हो गया हमारा
रेट ऑफ डीके ऑफ ए, ये हो गया हमारा n1 लैम्डा 1। और रेट ऑफ डीके ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ डीके ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, टाइम टी इक्वल टू किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है n2। और n2 से अगर हम x बनने की बात करें, b से अगर हम x बनने की बात करें, तो लेमडा सॉरी जो डी के कॉन्स्टेंट है वो कितना है हमारा लेमडा 2। तो अगर हम x बनाएं पहले, तो उसकी डी के रेट कितनी हो जाएगी, n2 इंटू लेमडा 2। ये हो गया फॉर x हमारा, x के केस में। और अगर हम बात करें b से y बनने की, तो उसका डी के कॉन्स्टेंट कितना है, लेमडा 3, ठीक है ना। तो इसकी रेट ऑफ डीके कितना हो जाएगा अगर बी से वाई बन रहा होगा, तो ये हो जाएगा n2 इंटू लेमडा 3। अगर सिर्फ हमारा x ही बन रहा होता तो रेट ऑफ डीके कितना होता है, n2 लेमडा 2। और अगर ओनली y बन रहा होता तो रेट ऑफ डीके होता है n2 इंटू लेमडा 3। लेकिन हमारे यहाँ पे b से साइमल्टेनियसली x भी बन रहा है और y भी बन रहा है, तो हमारी जो नेट रेट ऑफ डीके कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी n2 लेमडा 2 प्लस n2 लेमडा 3। तो हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास, यही हो गया रेट ऑफ डीके ऑफ ए जितना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमारा आ गया n1 लेमडा 1 और माइनस, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रखते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना हो गया हमारा n1 इंटू लेमडा 1 माइनस जो रेट ऑफ डीके ऑफ बी, रेट ऑफ डीके ऑफ बी कितना हो गया हमारा n2 लेमडा 2 प्लस n2 लेमडा 3। तो हो गया n2 लेमडा 2 माइनस n2 लेमडा 3। तो इसको हम ये लिख सकते हैं दैट n1 लेमडा 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो n2 लेमडा 2 माइनस n2 लेमडा 3। तो ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ b, जिस रेट से नेट हमारा b एक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो जिस रेट से हमारा जो b है वो बन रहा होगा माइनस वो रेट जिससे b हमारा डीके हो रहा होगा, तो वो आ जाएगी हमारी नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ b। तो ये आई हमारी रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी। अब ऑप्शंस में देखें हम, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है n1 लेमडा 1 प्लस प्लस, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये वही ऑप्शन, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने निकाला अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन आफ्टर अ मैक्सिमम वैल्यू इट विल डिक्रीज इफ। देखो ये हमसे बोल रहा है कि जो बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो पहले इंक्रीज करने चाहिए मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट विल डिक्रीज। तो डायग्राम में हमें इनिशियली क्या गिवन था, दैट ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो था n0, बी का भी था n0 और x और y के इनिशियल कंसंट्रेशन थे हमारे पास 0 0, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है बी के फर्स्ट इंक्रीज करने चाहिए और बाद में डिक्रीज करने चाहिए आफ्टर ए मैक्सिमम वैल्यू। तो वो कब होंगे, जब बी की रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ग्रेटर हो एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डीके ऑफ बी, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डीके ऑफ बी। जब ये कंडीशन हमारे पास होगी कि बी की फॉर्मेशन की रेट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बी के डीके होने की रेट से, तभी हमारा जो बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है वो पहले इंक्रीज होंगे। और जब बी हमारा मैक्सिमम फॉर्म हो चुका होगा, जब हमारा एक किसी इन्फाइनाइट टाइम के बाद जब हमारा ए पूरा ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, तो हमारा बी मैक्सिमम फॉर्म हो चुका होगा, तो उसके बाद जो हमारा एक्स और वाई हैं वो बनते जाएंगे बी के डीके होने से। तो बी हमारा फिर बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हमारे डीके होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लेके बात करें, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी उतनी होगी जितने से ए हमारा डीके हो रहा था। तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हमारे पास n0 और वो डी का उसका डीके कांस्टेंट है लेमडा 1। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितनी होगी हमारी n0 इंटू लेमडा 1, ठीक है। और रेट ऑफ डीके ऑफ बी कितना होगा, हमारा बी जो है वो x में डीके हो रहा है और y में भी डीके हो रहा है। तो हम पहले x के लिए लिखते हैं, तो x के लिए हम लिखेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हमारे पास n0 और उसका डीके कांस्टेंट था लेमडा 2, ठीक है। और अगर हम बात करें जब बी y में डीके हो रहा है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा n0 और डीके कांस्टेंट हमारा लेमडा 3। तो ये जो हमारा n0 लेमडा 1 है, इट शुड बी ग्रेटर देन n0 लेमडा 2 प्लस n0 लेमडा 3। तो ये आई हमारे पास कंडीशन कि जब हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डीके ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से n0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन आएगी लेमडा 1 शुड बी ग्रेटर देन लेमडा 2 प्लस
लेमडा 3। तो ये आ गई हमारे पास कंडीशन उस केस के लिए जब हमारा बी के पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज करेंगे, देन आफ्टर ए मैक्सिमम वैल्यू दे विल डिक्रीज। तो अब अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 1 हमें बोल रहा है दैट लेमडा 1 विल बी ग्रेटर देन लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। अब देखो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, दैट टी इक्वल टू इन्फानाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो और ऑप्शन हमें गिवन है, तो मैं क्या करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन 1 हमें बोल रहा है दैट n2 इक्वल टू 0। ओके, देखो एट टी इक्वल टू 0 हमें कंसंट्रेशन क्या गिवन था, दैट ए का था n0, बी का भी n0 और x और y इनिशियली 0 थे। और किसी इंस्टेंट टाइम t पे ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन था कि n1 है, बी का n2, x का n3 और y का n4। ठीक है, अब ऑप्शन 1 हमसे बोल रहा है कि n2 इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू इन्फानाइट। तो n2 क्या है हमारा, बी का कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इन्फानाइट टाइम के बाद ये हमारा बी जो है ये पूरी तरीके से डीके हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमसे बोल रहा है कि n3 इक्वल टू n0 लेमडा 2 बाय लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। मतलब ये इन्फानाइट टाइम के बाद हमसे एक्स की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और n4 मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि इन्फानाइट टाइम के बाद y की कंसंट्रेशन हमारी कितनी होगी, तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि n3 प्लस n4 प्लस n1 प्लस n2 इक्वल टू 2 n0। ओके, इनिशियली हमारा कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियली था a का n0, b का n0 और x और y 0 0 थे। तो इनिशियल अगर हम बात करें तो हमारा टोटल कंसंट्रेशन कितना था, a प्लस b का 2 n0। ठीक है, तो 2 n0 नंबर ऑफ हमारे पास 2 n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे हमारे पास, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट के बाद भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो कांस्टेंट ही रहेंगे। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि वो a से डीके होके b में चले गए, b से डीके होके x और y में चले गए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो 2 n0 जो है वो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे हम मान लेते हैं कि हमारा n1 n2 n3 n4 रहा होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि n1 n2 n3 और n4 हमारा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो हम t इक्वल टू इन्फाइनाइट में मान लेते हैं कि हमारा n1 n2 n3 n4 रहेगा। तो किसी भी टाइम की हम बात कर लें, डजन मैटर हम इन्फाइनाइट की बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, हमारा 2 n0 जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट हुआ कि ओवरऑल कंसंट्रेशन हमारा 2 n0 रहेगा। अब बात आती है n3 की, यानी कि x के कॉन्सेंट्रेशन की। देखो x हमारा कैसे बन रहा है, a और b के डी के होने से। ठीक है, तो अगर हम x के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें वो है हमारा n3, तो n3 हमारा क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना था a और b का, यानी कि 2 n0। ठीक है, और 2 n0 कॉन्सेंट्रेशन से हमारा x बन रहा है लेमडा 2 डी के कॉन्स्टेंट से। ठीक है, तो 2 n0 हमारा जा रहा है x में और y में, लेकिन x में कैसे जा रहा है हमारा लेमडा 2 से। ठीक है, लेकिन टोटल डी के कॉन्स्टेंट कितना है हमारा, लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। तो ये हो गया हमारा n3 का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम पे t पे। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2 n0 इनटू x में जाने के लिए डी के कॉन्स्टेंट है लेमडा 2 और टोटल डी के कॉन्स्टेंट है लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। तो ये आ गई हमारी n3 की वैल्यू। ठीक है, अब इससे अगर हम कंपेयर करें तो n3 तो बोल रहा है हमारा कि n0 लेमडा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग हो गया। अब अगर हम बात करें n4 के कॉन्सेंट्रेशन की, देखो y का कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं n4। ठीक है, तो n4 हमारा कैसे बन रहा है, a और b के डी के होने से। तो a और b का कंबाइन कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था 2 n0, और y बनने के लिए डी के कॉन्स्टेंट कितना है हमारा लेमडा 3। ठीक है, और टोटल डी के कॉन्स्टेंट कितना है, जैसे b से x भी बन रहा है y भी बन रहा है, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। ठीक है, तो लेमडा 3 से मतलब b का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेमडा 3 डी का कॉन्स्टेंट से y बन रहा है, लेकिन टोटल b डी के कितने से हो रहा है, लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 से। ठीक है, तो लेमडा 3 डिवाइड बाय लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, तो ये हो गया हमारा y का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज n4। तो n4 की वैल्यू इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं, गिवन है हमें 2 n0 लेमडा 3 डिवाइड बाय लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारा A, C एंड D। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को तीनों पार्ट्स क्लियरली समझ आए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।